Let's start from question number 40, and we have done from 1 to 39, and this is the solved paper for the year 2023 for geology and geophysics GATE paper. So come to the question number 40. Question, what is this? Which of the following is our slope stabilization method? A bolting, application of shotcrete, use of impression packer, use of geogrid. So explanation, स्लोप स्टेबलाइजेशन का मेथड्स का यूज अनस्टेबल स्लोप्स को रेनफोर्स और स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है ताकि लैंडस्लाइड या स्लोप फीचर्स को प्रिवेंट किया जा सके. लेट्स इवैल्यूएट ईच ऑप्शंस. रॉक बोल्टिंग एक कॉमन स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्निक है जो अनस्टेबल रॉक को एंकर या बोल्ट के उन्हें स्टेबल बनाता है. बोल्ट रॉक्स को कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं जो स्लोप्स को स्टेबल रखने में मदद करता है. सो ये करेक्ट आंसर हो सकता है. एप्लीकेशन ऑफ शॉटक्रिएट स्प्रेड कंक्रीट का यूज स्लोप पर डायरेक्टली स्प्रे करके उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए होता है. यह कंक्रीट को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है जो इरोजन और वेदरिंग के इफेक्ट से स्लोप को बचाता है. यह भी करेक्ट है. यूज ऑफ इम्प्रेशन पैकर का यूज जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, स्पेशली फ्रैक्चर्स या परमेबिलिटी को मेजर करने के लिए. ये स्टेबलाइजेशन मेथड नहीं है बल्कि डेटा गैदरिंग डिवाइस है. सो ये गलत है. यूज ऑफ जियोग्रिड फ्लेक्सिबल ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है जो सॉइल को रेनफोर्स करने के लिए यूज होता है. ये स्लोप्स में सॉइल की स्टेबिलिटी बैड है और इससे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ते हैं और इरोजन प्रिवेंट करते हैं. तो सो ऑप्शन ए, बी एंड डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ Fe इन ए सैंपल 25 ग्राम ऑफ पीरोटाइट पूछ रहा है और एटॉमिक वेट ऑफ Fe और सल्फर दिया हुआ है. पीरोटाइट का फार्मूला तो FeS का मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट करता है कि एक आयरन और एक सल्फर एटम से मिलकर बना है. हमें पहले FeS का मोलर मास कैलकुलेट करना होगा और फिर उससे Fe का मास डिटरमाइन करना है. ठीक है. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ FeS. मोलर मास का फार्मूला है एटॉमिक वेट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर और आयरन. So this has been given and it is equal to 87.9 gram per mole. Calculate mass on Fe. So since each molecule of FeS has one atom of Fe, so Fe का fraction in Fs, atomic weight of Fe upon molar mass of FeS 55.8, and जो हम निकाले हैं उसे calculate in Fe in 25 gram of FeS. Fe का mass in 25 gram में mass of Fe is equal to fraction of Fe multiplied by 25 gram. when मल्टीप्लाइड किए गए तो 15.88 ग्राम. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. The rate of spreading about a symmetric spreading center at a middle of 4000 km wide sea is a 40 mm per year. The spreading began million years before present. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 4000 किलोमीटर वाइड सी के बीच में सिमेट्रिक स्प्रेडिंग सेंटर पर स्प्रेडिंग रेट 40 mm पर ईयर है. हमें फाइंड करना है कि स्प्रेडिंग रेट कितने मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी. एक्सप्लेनेशन. अगर टोटल वेट 4000 किलोमीटर है और सिमेट्रिक स्प्रेडिंग सेंटर के दोनों साइड्स में स्प्रेडिंग हो रही है तो हर साइड की विड्थ होगी, विड्थ पर साइड इक्वल टू 4000 अपॉन 2 इक्वल टू 2000 किलोमीटर. स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन. कन्वर्ट विथ टू mm. 1 किलोमीटर इक्वल टू दिस वन 10 to power 6 mm. So 2000 kilometer is equal to 2000 multiplied and then 2 into 10 to power 6 mm. Calculate time in years. Given spreading rate is a 40 mm per year, so the time is the total distance upon rate, that is 40 mm, and this one mm cut time is come. So convert years of the 10 to power 6. Let's calculate this to spreading began 50 years ago. So next is question is a vertical aerial photograph is obtained over flat terrain with a 30 centimeter focal length.
camera lens from an altitude of 18 to 88 meter. If width of a dolerite dike on the vertical photograph is 2 mm, its actual width on the terrain is the first explanation of this question is scale of a vertical aerial photograph is given. Scale formula is scale is equal to focal length upon altitude. Focal length is equal to 30 centimeter and is equal to 0.3 meter. Altitude is 18 to 18 meter. Calculate the scale. Scale is equal to 0.3 upon this one. Actual width calculation, given the dike width on the photograph is 2 mm is equal to 0.22 m. Actual width on the terrain, actual width is equal to photograph width multiplied by 1 upon a scale. So 0.002 multiplied by this photographic scale. So let's calculate the actual width of the dolerite dike on the terrain is a 1 to 1.92 meter. This is the answer. Next question: the decay constant of radioactive isotope is this per year. The half life of the isotope is, हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन होता है टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन लेमडा, और नेचुरल लॉग 2 का जो होता है 0.6932 होता है. सो लेमडा इक्वल टू 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर दिस -4 पर ईयर दिया हुआ है. Calculation, put this value in this. So when you will put this, then the value is a 5728 per year. Now this question is that the given outcrop pattern of a flat topography represents this is the fold axis, antiform with axial combination, horizontal fold, plunging antiform, synform with axial depression. तो explanation इसका देख लेते हैं. डायग्राम में एक आई शेप पैटर्न है जिसमें फोल्ड एक्सिस भी मार्क्ड है. यह आई शेप्ड या एलिप्टिकल पैटर्न जनरली प्लंजिंग फोल्ड के साथ होता है और ये अंदर की तरफ डिप कर रहा है, तो ये डेफिनेटली सिनफॉर्म होगा. लेकिन यहाँ पर फोल्ड के डायरेक्शन और कर्वेचर को देखते हुए डाउनवर्ड कन्वेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है जो सिनफॉर्म इंडिकेट करता है. सिनफॉर्म और एक्सियल डिप्रेशन. सिनफॉर्म वो फोल्ड होता है जिसमें स्ट्रक्चर डाउनवर्ड कॉन्वेक्स होता है. यही स्ट्रक्चर का कर्वेचर नीचे की तरफ होता है और यह आउटक्रॉप पैटर्न सिनफॉर्म के साथ मैच करता है. एक्सियल डिप्रेशन का मतलब है कि फोल्ड एक्सिस डिप्रेशन हो रही है, यही एक्सिस के नीचे की तरफ है. तो आउटक्रॉप डिप्रेशन एनालिसिस, एंटीफॉर्म विद एक्सियल कॉम्बिनेशन. एंटीफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो एंटीफॉर्म में स्ट्रक्चर अपवर्ड कॉन्वेक्स होता है जो इस पैटर्न में नहीं दिख रहा है. हॉरिजॉन्टल फोल्ड, हॉरिजॉन्टल भी नहीं, हॉरिजॉन्टल फोल्ड में आउटक्रॉप पैटर्न स्ट्रेट बैंड्स या लीनियर पैटर्न बनाता है जो कि यहाँ पे नहीं है. प्लंजिंग एंटीफॉर्म सी, एंटीफॉर्म अपवर्ड कॉन्वेक्स होता है पर यहाँ पे डाउनवर्ड कॉन्वेक्स हो रहा है, यह आउटक्रॉप है. सो डी इज सिनफॉर्म विथ एक्सियल डिप्रेशन इज करेक्ट आंसर. अब इसके बाद से क्वेश्चन है 46. मैच द फॉलोइंग फॉसिल टेक्सा इन द ग्रुप द फर्स्ट विथ देयर करस्पॉन्डिंग फीचर्स इन ग्रुप 2. सो ब्रायोजोआ का डेंटिकल्स कोस्टेडा, ये चीज़ें. अब इसका एक्सप्लेनेशन है. ब्रायोजोआ, पी क्या होता है? ब्रायोजोआ के ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल होते हैं और उनके इंडिविजुअल यूनिट्स को जॉइड्स कहा जाता है. तो ब्रायोजोआ को जॉइड्स से मैच करेंगे, पी का 4 होगा. अस्ट्रोकोडा, अस्ट्रोकोडा के पास कैरापेस होता है जो उनके आउटर सेल या कवरिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्यू का 3 है. फोरामिनाफेरा, आर. फोरामिनाफेरा के स्ट्रक्चर में मल्टीपल चैम्बर होते हैं जो ग्रोथ के साथ ऐड होते हैं, सो आर का 2. और कोनोडोन, कोनोडोन के टीथ लाइक एलिमेंट में डेंटिकल्स होते हैं, तो मैच एस का 1. सो करेक्ट आंसर इज ए, पी का 4, क्यू का 3, आर का 2 और एस का कोनोडोन का डेंटिकल्स. In given systematic diagram, cross-section beds are exposed on a vertical rock face. The feature X by bold line represent A or an reactive surface. For a surface का channel face, angular unconformity. What is? So explanation. Understanding cross bedding and reactivation surface. Cross bedding top form होता है जब sediment inclined layers में डिपॉजिट होते हैं जो पानी या हवा के फ्लो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं.
रीएक्टिवेशन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो डिपोजिशन को बीच में एक पास या चेंज इन कंडीशन को इंडिकेट करता है। यह टॉप फॉर्म होता है जब करंट डायरेक्शन चेंज हो या डिपोजिशन के बाद इरोजन हो जाए और फिर नई डिपोजिशन हो। एनालाइजिंग फीचर एक्स वाई, डायग्राम में एक्स वाई लाइन एक ट्रंकेशन सरफेस जैसा दिख रहा है जो क्रॉस बेड्स के लेयर्स को काट रहा है। यह इरोजन या करंट चेंज के कारण फॉर्म हो सकता है। क्रॉस बेड्स का पैटर्न और एक्स वाई लाइन के ओरिएंटेशन से लगता है कि यह सरफेस के रिएक्टिवेशन सरफेस को सकता है, जहां पहले डिपोजिशन लेयर दोबारा एक्टिवेट करंट के इन्फ्लुएंस में आकर इरोड हो गई है या फिर डिपोजिशन रिज्यूम हुआ है। थर्ड इज ऑप्शन थर्ड, रिएक्टिवेशन सरफेस। यह डायग्राम के साथ कंसिस्टेंट है क्योंकि एक्स वाई के इरोजनल कंटिन्यूटी है और क्रॉस बेड लेयर्स के बीच में आई है। इसका मतलब है कि करंट या डिपोजिशनल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ होगा। फॉरेस्ट क्रॉस बेड लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह एक सिंगल इंक्लाइंड लेयर नहीं है बल्कि क्रॉस बेड के थ्रू कट करता हुआ सरफेस है। सोर्स चैनल बेस भी इरोजनल होता है, लेकिन यह सरफेस चैनल की बेस के लिए नहीं लगता क्योंकि यह सिर्फ क्रॉस बेडिंग के थ्रू ट्रंकेट कर रहा है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी में दो अलग अलग डिपिंग यूनिट्स होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्रॉस बेड्स और के इरोजनल सरफेस है। कंक्लूजन, गिवन द पैटर्न एंड सरफेस ट्रंकेशन, एक्स वाई लाइन एक रिएक्टिवेशन सरफेस को रिप्रेजेंट करती है जो डिपोजिशन के इंटरप्शन या एनवायरनमेंट चेंज को इंडिकेट करता है। फाइनल आंसर रिएक्टिवेशन सरफेस ए। सो रिएक्टिवेशन सरफेस को ये शो कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिखा हुआ है। Now next question is that the systematic diagram represents a thin section of a carbonate rock. The type of the cement formed by the large calcite crystal is known. This is a grain and this is a cement. Overgrowth cement, polyolitic cement, isopatch cement or meniscus cement. So एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ सीमेंट इन कार्बोनेट रॉक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंटेशन देखी जा सकती है जो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ऑप्शंस एनालिसिस, ओवरग्रोथ सीमेंट वो होता है जो ग्रेन्स के सरफेस पर एडिशनल लेयर के फॉर्म में ग्रो करता है। इस टाइप का सीमेंट ग्रेन्स के आउटर बाउंड्री को फॉलो करता है। डायग्राम में यह टाइप नहीं दिख रहा। पॉकिलोटोपिक सीमेंट में लार्ज कैल्साइट क्रिस्टल मल्टीपल ग्रेन्स को एनक्लोज करता है, यानी एक सिंगल कैल्साइट क्रिस्टल का ग्रोथ होता है और अलग अलग ग्रेन्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सी आइसोपैचस सीमेंट्स वो होता है जो ग्रेन्स के ग्रीड यूनिफॉर्म थिकनेस में डिपॉजिट होता है, जो यहाँ डायग्राम में नहीं दिख रहा है। मिनिस्कस सीमेंट ग्रेन्स के कांटेक्ट पॉइंट्स पर डिपॉजिट होता है और कैपिलरी फोर्सेस के वजह से फॉर्म होता है। यह टाइप भी यहाँ सुटेबल नहीं है। तो कंक्लूजन, डायग्राम में जो लार्ज कैल्साइट क्रिस्टल है वो मल्टीपल ग्रेन्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए दिख रहा है। यह पॉकिलोटोपिक सीमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो फाइनल आंसर बी, पॉकिलोटोपिक सीमेंट। Now come to the next question. Based on three statements given below, choose the correct option. Statement: Econites have a water vesicular system. Deuterium and the pedicle foramen are found in the brachial wall of the brachiopod. Cardinal teeth, adductor muscle and chronodophore are found in the bivalve. तो स्टेटमेंट कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन नहीं है? तो स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। इक्विनोडर्मस सी अर्चिन्स आर, दूसरे इक्विनोडर्मस में वाटर वेसिकुलर सिस्टम होता है जो मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करता है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट एनालिसिस, ब्राचियोपोडा में डेल्टेरियम और पेडिकल फोरामेन जनरली पेडिकल वॉल में होते हैं, ब्राचियल वॉल में नहीं। ब्राचियल वॉल
को ये फीचर्स absent होते हैं। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है? ब्राचियोपोड्स में डेल्थिरियम और पेडिकल फोरा मेन जनरली पेडिकल वॉल में होते हैं, ब्राचियल वॉल में नहीं, यानी ब्राचियल वॉल में ये फीचर absent होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट ही है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड एनालिसिस, बाइवॉल में कार्डिनल टीथ, अडक्टर मसल्स और क्रोडोफोर्स कॉमन फीचर्स हैं जो सेल को अलाइन और होल्ड करने में मदद करते हैं। So statement third is correct. Statement 1 and 2 is थर्ड सही है और statement third is गलत है। So statement 1 and third are correct. Statement 2 is incorrect. Okay, next question देखते हैं। Based on the three statement given below, choose the correct statement. This has been done. Now next statement is the total number of symmetry elements in the crystal class represented by the point group 4 upon m 3 bar 2 by m। so hm सिंबल है ये, इसको इसमें देखना है तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। 4 by m एंड 3 2 by m क्रिस्टल, चूंकि ये बीच में 3 आया तो ये तो आइसोमेट्रिक होगा। क्रिस्टल वर्ग में विभिन्न सम्मिलित तत्व शामिल होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल वर्गों में सम्मिलित तत्वों की संख्या का निर्धारण है इस वर्ग के मौजूद विभिन्न ऑपरेटर जैसे रोटेशन करता है। सो अगर व्याख्या 1 को देखें, जिसमें ऑप्शन 1 को, सो ए 4 रोटेशन एक्सिस दैट ब्रिंग्स द क्रिस्टल बैक इज ओरिएंटल रोटेशन, and so the option C is a correct answer. So let's see the option C is a 23. Now let's see the next question. The ratio of the bridging to non-bridging oxygen atom is a amphibole structure. ये ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग का रेशियो पूछ रहा है। The amphibole are double chain silicate. This double chain structure consists of SiO4 tetrahedra arranged in a way that each tetrahedra shares some of its oxygen atom with neighboring tetrahedra, creating a bridging and non-bridging oxygen. For the amphibole structure, bridging oxygen are those that connected with the silicon tetrahedra in the double chain, and non-bridging are those that bonded only one silicon atom and do not connect to the another tetrahedron. Correct ratio calculation for amphiboles. In amphibole structure, the double chain has the 5 bridging oxygen that connect the SiO4 tetrahedra within the chain, and there are 6 non-bridging oxygen that are only attached to a single atom and do not participate in bridging. Therefore, the correct ratio of bridging to non-bridging oxygen atom is amphibole is 5:6. So option B is correct. Now match the following of the given as कावेरी बेसिन एंड दामोदर बेसिन। क्या इसका मैच हो सकता है देख सकते हैं। कावेरी बेसिन दक्षिण भारत में स्थित है, जो एक जुरासिक क्रिटेशियस काल के जमाओं के लिए होता है और इसका संबंध है कालामाडू से, इसलिए पी का 4 होगा कालामाडू। दामोदर बेसिन पूर्वी भारत में स्थित है, ये अपने कोयला भंडारों के लिए कार्बोनिफेरस काल के लिए फेमस है। तो सो इसका क्यू का 2 होगा, क्यू का 2। टिट्रागढ़ संबंधित तीरथगढ़ है, तीरथगढ़ इसका नाम है, दामोदर का तीरथगढ़, क्यू का 2। और छत्तीसगढ़ बेसिन यह मध्य भारत से स्थित है और इसके साथ प्री कैम्ब्रियन काल के जमाव यानी कि सेडिमेंट जुड़े हैं। इसका संबंधित फॉर्मेशन है लोहारदी, जैसे लोहारदी, छत्तीसगढ़ का लोहारदी। और इंद्रावती बेसिन्स का जो है वो उड़ीसा क्षेत्र में फैला, यह पुरातन काल भूगर्भीय संरचना में। इसका जो है यस का 3, इंद्रावती का जो है आपका रानीगंज है, तो यस का 3। सो इन दिस क्वेश्चन, इन 52 क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज पी का 4, क्यू का 2, आर का 1 एंड एस का 4। Now come to the next question. Based on the 3 statement given below, choose the correct option. Statement 1, Gigantophytio is a genus of the family Hominidae. Statement Equus is a living genus of the family Echidnae. And the statement third is Gomophothorium is a genus belonging to the order
proboscidea, and statement A, which are the correct statement A and 2, these are the statement which are the correct. First we will see the its explanation. So statement is a Gynatophares is a genus of family. सही क्या है? गिनाथोफोरस एक विलुप्त प्रजाति का मंकी है जो होमिनिडीय परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसे इंसानों के पूर्वज भी शामिल हैं, इसलिए कथन सही है। सो इन इंग्लिश इज एन एक्सटिंक्ट type of ape that belongs to the Hominidae family, which also includes the ancestor of humans. So this statement is correct. Equus is a living genus of the family Equus. अब सही क्या है? इक्वेस एक जीवित जीनस है जिसमें घोड़े, गधे और जेब्रा जैसे जानवर शामिल, ये सभी इक्वेडी परिवार के हिस्सा, इसलिए कथन भी सही है। सो गुमेथोफोरम इज जीनस बिलोंगिंग टू द ऑर्डर प्रोसोबीसीडिया। तो इसमें क्या है? कथन स्टेटमेंट थर्ड का गोमोथोफोरियम एक विलुप्त जीनस है जो प्रोबोसीडिया क्रम से संबंधित है। इस क्रम में हाथी और उनके पूर्वज शामिल हैं, इसलिए यह कथन भी सही है। और तब कंक्लूजन क्या? तीनों कथन सही है। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। Now next question is, in a porphyric copper deposit the order of alteration zones from the intrusive body outwards is A is this one, B is this one, C is this one, D is this one. So explanation देख लेते हैं। porphyric copper deposit में intrusive body के चारों ओर विभिन्न अल्ट्रेशन जोन पाए जाते हैं। ये अल्ट्रेशन विभिन्न खनिज परिवर्तनों के आधार पर क्रमबद्ध होते हैं जो इंट्रूसिव बॉडी से दूरी के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। आमतौर पर porphyric कॉपर डिपॉजिट में अल्ट्रेशन जोन का क्रम इस प्रकार होता है। पहला पोटेसिक जोन, सबसे अंदरूनी क्षेत्र, ये इंट्रूसिव बॉडी के सबसे करीब होता है। इसमें पोटेशियम युक्त खनिज जैसे काली फेल्डस्पार और बायोटाइट होते हैं। फिलिक जोन पोटेसिक जोन के बाहर होता है, इसमें सीरीसाइट और क्वार्ट्ज का प्रमुखता से विकास होता है। आर्जिलिक जोन फिलिक जोन के बाहर होता है, इसे क्ले खनिजों का विकास होता है जैसे कि केओलिनाइट। प्रोफिलिटिक जोन सबसे बाहरी क्षेत्र, ये सबसे बाहरी क्षेत्र होता है और इसमें क्लोराइड और एपिडोट जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो सही क्रम है पोटेसिक, फिलिक, आर्जिलिक एंड प्रोफिलिटिक, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the correct sequence of a mineral in their increasing order of reflectance? Galena, spheroid, magnetite, pyrite, magnetite, spheroid, galena, pyrite, spheroid, magnetite, galena, pyrite, galena, magnetite, spheroid, pyrite। इस प्रश्न में हमें विभिन्न खनिजों और मिनरल्स और उनके परावर्तन क्षमता के बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करना है। रिफ्लेक्टेंस का मतलब है कि खनिज सतह पर कितनी रोशनी को परावर्तित करता है। आइए इन खनिजों को, इन ओर्स बॉडी को समझिए और उनके रिफ्लेक्टेंस के बढ़ते क्रम में निर्धारित करें। स्फेराइट, इसमें रिफ्लेक्टेंस सबसे कम होती है। मैग्नेटाइट स्फेराइट से थोड़ा अधिक होती है रिफ्लेक्टेंस। गैलेना मैग्नेटाइट से अधिक रिफ्लेक्टेंस होती है। पायराइट, इसमें रिफ्लेक्टेंस सबसे अधिक होती है। तो सही क्रम स्फेराइट, मैग्नेटाइट, गैलेना एंड पायराइट। So answers option C is the correct answer. Which one of the following stratigraphic succession is are arranged in a correct chronological order? Mud quartzite, Syringotherus, limestone and shale, Pranjal volcanics, Barakar formation, Biroji formation, Panchmari formation, Baraga formation, C Chitravati group, Apaghani and so on, D. So we will see the correct. So let's see the explanation. Mud quartzite, Syringotherus limestone, Fenestrella shale and Pranjal volcanics। सही क्रम है ये, क्योंकि मड क्वार्ट्जाइट सबसे पहले आता है, इसके बाद सिरिंगोथेरस लाइमस्टोन इसके बाद आता है, फेनेस्ट्रेला शेल इसके बाद आता है, फिर प्रांजल वोल्केनिक आता है। सो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन बी बराकर फॉर्मेशन, बिजोरी फॉर्मेशन, पंचमेरी फॉर्मेशन और भागरा फॉर्मेशन, यह सही क्रम है। यह क्रम भी सही है क्यों, और गोंडवाना संरचनाओं की काल्पनिक क्रम है। बराकर फॉर्मेशन सबसे पहले आती है और यह पर्मियन समय से संबंधित है। बिजोरी फॉर्मेशन इसके बाद आती है जो ट्रायसिक समय से संबंधित है। पचमेरी फॉर्मेशन इसके बाद जो ट्रायसिक समय की है, और बागबेरा फॉर्मेशन सबसे अंत में जो क्रिटेशियस समय से संबंधित है। सो ए और ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। Which of the following options represent the simultaneous crystallization of two minerals in the given features? Graphic texture, magmatic corona, corona of orthopyroxene and anhedral olivine, commutative pyroxene with plagioclase.
तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। ग्रेनोपायरिक टेक्सचर, ग्रेनोपायरिक टेक्सचर क्वार्ट्ज और फेल्सपार का इंटर ग्रोथ होता है, इसमें दोनों खनिज एक साथ क्रिस्टलीकरण करते हैं। सो यह आंसर सही है। आंसर ऑप्शन बी, मरमेकेटिक एक इंटरग्रोथ टेक्सचर में क्वार्ट्ज और प्लेजियोक्लेस का संयोजन होता है। हालांकि ये अक्सर अल्कली फेल्सपार और प्लेजियोक्लेस के बीच प्रत्येक अल्कली फेल्सपार और प्लेजियोक्लेस फेल्सपार के बीच में प्रत्येकात्मक स्थिति में बनता है, लेकिन कुछ स्थिति में एक साथ क्रिस्टलीकरण के दौरान भी बन सकता है, विशेष कर जब आंशिक क्रिस्टलीकरण का विकसित होता है। इस कारण से भी एक साथ क्रिस्टलीकरण उदाहरण माना जाता है। सो क्वार्ट्ज और प्लेजियोक्लेस भी मरमेटिक टेक्सचर में बन सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रेनोपायरिक टेक्सचर और मरमेटिक दोनों एक साथ क्रिस्टलीकरण होते हैं का संकेत देते हैं। तो सही उत्तर ए और बी दोनों सही है। Now let's see the another question. Which of the following texture suggests the post-kinematic growth of the mentioned mineral? A. Randomly oriented chloride grain aggregate pseudomorphic porphyroblast. B. Garnet porphyroblast wrapped by external foliation. C. Foliation defining biotite wrapping around a porphyroblast. D. Porphyroblastic garnet containing helicitic folds as internal cystosity. सो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। पोस्ट किनेमेटिक ग्रोथ के लिए स्पष्टीकरण, रैंडमली ओरिएंटेड क्लोराइड ग्रेन एग्रीगेट्स सूडो मॉर्फिंग पार्फिरोब्लास्ट। जब क्लोराइड रैंडम रूप से ओरिएंटेड होते हैं और किसी पार्फिरोब्लास्ट को सीडोमॉर्फ करते हैं, तो इसका मतलब है कि क्लोराइड का गठन किनेमेटिक गतिविधि के बाद हुआ है। इसका ओरिएंटेशन रैंडम होने के कारण पोस्ट किनेमेटिक ग्रोथ को दर्शाता है। ये एक सही संकेत है। पार्फिरोब्लास्टिक गार्नेट कंटेनिंग हेलिसिटिक फोल्ड एज इंटरनल सिस्टोसिटी। जब गार्नेट पार्फिरोब्लास्ट के अंदर हेलिसिटिक फोल्ड्स पाए जाते हैं, तो यह दिखाता है कि गार्नेट मतलब इट्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद विकसित हुआ, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर्स स्ट्रक्चर को अपने अंदर कैप्चर करता है। ये एक स्पष्ट संकेत है गार्नेट का विकास विरूपण के समाप्त होने के बाद हुआ। सही संकेत भी पोस्ट किनेमेटिक ग्रोथ कर। सो विकल्प ऑप्शन इज बी इज नॉट करेक्ट। सो A and D is correct. D is what is D? D is a porphyritic garnet containing helicitic fold as internal cystosity, and A is your randomly oriented chloride grains aggregate pseudomorphic porphyroblast is correct. Now come to this question. In a systematic cross section of a hill, a planar discontinuity intersect a planar slope face. Using kinematic analysis, which of the following condition favors the plane failure to occur? Okay, let's see this question. इस प्रश्न में एक ढलान का एक डिसकंटिन्यूटी सरफेस को दिखाया गया, जो एक तरह का इनबैलेंस सरफेस है। हमें यह पहचाना है कि कौन सी स्थितियां ढलान पर प्लेनर फेलियर की संभावना को बढ़ाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डिप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी सरफेस इज लेस देन दैट ऑफ द स्लोप फेस। यदि असंतुलन सतह का ढलान डिप ढलान चेहरे के ढलान से कम है, तो इस स्थिति में असंतुलन लगता है काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गई है। तो ओके, द आंसर इज ए, सी एंड डी। I will upload later in English. Okay. A, see the dip of the discontinuity surface is less than that of the slope face, and C, the friction angle of the discontinuity surface is less than the dip of the discontinuity, and D, the tip direction of discontinuity surface is same as the face slope. Now next question. In a drainage basin, the number of the first, second, and third and fourth order streams are the 240, 40, 82, and 1 respectively. The average all of the calculated bifurcation ratio is around. Bifurcation ratio is calculated the ratio of the number of the streams of a given order to the number of streams that next higher order. The formula for bifurcation ratio streams order is n and n plus 1. So number of stream in order n and number of stream in order n plus 1. The given rate of first order stream 240, second is 40, and the fifth is this one has given.
Let's calculate the ratio of each pair's successive orders. Find their average between first and second. 240 upon 40, and second is 248, and similarly third, and this calculated 6, 5 and 3. So now the average bifurcation ratio is calculated by taking the sum of these ratios and divided by the number of this thing. N plus 1 means just after then 240, then after then n plus 1 is 40, that's it. So answer is 4.25. Next question is, a sandstone follows the Moore Coulomb failure criteria if the uniaxial compressive strength and the angle of the internal friction of the sandstone are 7 megapascal and 30 megapascal respectively, the calculated cohesion of the rock. Uniaxial compression is 7 pascal and angle of internal friction is 30 degree. Moore Coulomb failure criteria, that is sigma c is equal to 2c cos phi ब्रैकेट 1 प्लस 10 phi. कुछ जगह पे टाउ सी इक्वल टू सी प्लस सिग्मा सी 10 phi भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला ये है. इस फार्मूला को सही ढंग से हल करते हैं. पहले tan 30 डिग्री और cos 30 डिग्री गणना करते हैं, तो ये आती है कि 0.57 और cos 30 0. अब इस फार्मूले का उपयोग करें और इसमें पुट करें वैल्यू, तो सी व्हाट इज द that is compressive strength, that is 7 megapascal. This one 7 sigma c is equal to and 2c, and put the value of these things, and after adding this 1 plus 0.c and see the these things, now calculate for the c. Then for c the values goes down here and it divided by 7 divided 2.1 and see 2.03 MPa mega c is a cohesion, that is 2.03 megapascal. A certain depth in the crust, the maximum and minimum principal compressive strengths are 150 megapascal and 75 megapascal respectively, which lead to a normal faulting. If the average density of the crust is 27 kg and the crustal depth fracture initial according to Anderson's theory of faulting is this one. Given informal maximum principal compressive stress sigma 1, minimum principal compressive 75, average density of the crust is this, and gravitational acceleration g is equal to this. We need to find the depth at which faulting begins in the crust. Anderson's theory of faulting, according to Anderson's theory of normal faulting, the following relationship applies: sigma 1 is equal to rho gh plus sigma 3. This formula tells us that the maximum stress sigma 1 is made up to the weight of the rock column above a certain depth, rho gh plus the minus strength. So h is equal to sigma 1 minus sigma 3 upon rho g. Now let's plug in the values for this. So Anderson theory, what is sigma 1 is equal to rho g plus sigma 3. Step by step, the difference between the sigma 1 and minus sigma 3 is equal to this one is equal to 75. Since 1 megapascal 10 to the power 6 megapascal, we converts 25 to pascal. 10 multiplied by this thing, then 75 into 10 to the power 6 pascal. Substitute the value into the formula. Now substitute this value into the formula, then upon, because that is very important, we have to, then 27 it is given, has given, density is given 27, then is equal to 27 point this, convert meters to kilometer divided by 1000, then this is equal to 5.6 kilometer. Answer is this. A cylindrical soil samples of a 10 cm diameter is tested in a constant head per meter. A volume of 250 centimeter cube of water is collected in 5 minutes when the constant head difference between a tapping points 15 centimeter apart is 5 centimeter.
concentric Darcy's flow, the absolute value of the coefficient of permeability is centimeter. Second is this. The Darcy's law formula has given diameter of the soil is 10, d is equal to 10 centimeter, and collected water volume q is equal to 250 q centimeter. Time taken t is equal to 5 minutes, that is 300 seconds. Head difference is 5 centimeter. Distance between the tapping points L is equal to pi is equal to 3.14. From Darcy laws of permeability, the coefficient of permeability K is calculated as K is equal to Q dot L upon AST. Calculate cross sectional area. A is equal to pi d upon 2 square. Substitute d is equal to 10 centimeter and pi is equal to 3.14. A is equal to pi r square. A is equal to this one. So area has been calculated 78.5. Now come to the second. Substitute the values into Darcy's law. Darcy's law में वैल्यू को पुट किए तो सब जो कि दिया हुआ है. तो फर्स्ट कैलकुलेट न्यूमरस पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट, so and second denominator. Now divide this in the k is equal to 0.03. The coefficient of permeability K is approximately 0.032 centimeter per second. Now come to the next question. The next question is that the minimum anion to cation radius at which threefold coordination becomes possible is round up to 2 decimal. What is the radius ratio? The radius ratio is a comparison of the size radius of the cation positively charged to the size of the anion negatively charged. It helps to us understand how many anions can surround a cation in a stable agreement. This rounding arrangement is called a coordination number. The formula of radius ratio is equal to radius of cation to the radius of anion. So common coordination number, their minimum radius ratio. Here the list of the common coordination number. Twofold coordination number linear and the ratio is 0.15 to 155. Threefold coordination number minimum radius is 0.155 and fourth 0.25, 6 0.14 and eightfold 0.7. These values mean that for all example to have a stable threefold coordination where a cation is surrounded by 3 anion in a triangle radius. So answer to the question is final answer, the minimum anion to cation radius ratio of a threefold coordination, that is 0.16. Now the last question, the mole fraction of a jadeite in the pyroxene of composition of this is it is asking. So the find the mole fraction of jadeite is given pyroxene composition. We need to understand what jadeite represent in the overall composition. Given composition, the pyroxene composition provide is this. Identify jadeite component. The jadeite has the chemical formula sodium aluminum Si2O6. This means that to have jadeite we need sodium with a coefficient 1, aluminum with a coefficient 1 and silicon with a coefficient 2. And in the provided composition, sodium has a 0.3, aluminum has 0.02. 08. For jadeite we assume that the sodium aluminum proportion should match 1:1 as formula. Calculate the mole fraction. Here the limiting factor for jadeite formation will be the lower of the two relevant elements mole factor, either Na or Al. As jadeite required 1:1 ratio Na to Al, here we compare Na is equal to 0.33 and Al 0.9. Since Al 0.02 is the limiting factor, determine the amount of jadeite component in the pyroxene structure. Thus the mole fraction for jadeite is 0.028. Final answer, the mole fraction of jadeite is 0.028. Okay, the review of the
question paper of GATE 2023 has been finished. Please like, share and subscribe my YouTube channels, and if you want this PDF notes, please comments in the comment box. Thank you so much.